हाय एवरीवन, इसमें हम ज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं एक रशियन डेलीगेशन की, जो कि FTA के लिए भारत आया था, विज़िट किया था और बातचीत की थी। तो आपको पता ही है कि इस वक्त चाहे पहले की सुपर पावर सोवियत यूनियन का गढ़ रशिया हो या फिर मौजूदा सुपर पावर US हो, और किसी ना किसी फॉर्म में चाइना, वो सब जो है ना गुड बुक्स में आना चाहते हैं इंडिया की। और उसकी वजह ये है कि बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई इकॉनमी और बढ़ते हुए रिलेशंस डिफरेंट उसमें सेक्टर्स में। तो देखते हैं ये वाला क्या सीन है, कौन सा डेलीगेशन आया था, क्या क्या डिस्कशंस हुई और क्या आउटकम इसका निकला। तो शुरू करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी वीडियो। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत बनाना चाहता है। इसी के सही। मद्देनजर रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव ने मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। जयशंकर की मंटूरोव के साथ यह दूसरी बैठक है। 17 अप्रैल को जयशंकर और मटुरोव ने रूसी और भारतीय व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की थी। रूस भारत व्यापार को संबोधित करते हुए मटुरोव ने कहा, यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ मिलकर हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते देख सकते में है और ये सकते में चर्चा है। कर रहा है कि एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपना व्यापार को बढ़ा रहा है और दूसरी दूसरी तरफ तरफ रूस के रूस साथ के फ्री साथ भी। ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के CEO टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको कवर हाईलाइट की है किया उसको, है सारे मीडिया ने कवर की कि है। किस तरह CEO जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। तार साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें काइंड हैं, ऑफ एक तरफ हमारी यूथ का यही नाउम्मीदी है, हाल है, आप इंक्लूडिंग कैसे मी। देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नज़र आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक एज ऑफ बिजनेस भी तो हो। हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। 8 10 साल और तो उन लग ही चीजों को जाएंगे। ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब काइंड मैं ऑफ। वो जो भारत के आप हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे मेड इन अमेरिका के इंडिया अंदर, होगी। वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? डॉक्टर साहब, सोच और विजन जो है ना, वो आवाम में भी होता है और आवाम से ही निकल के फिर पॉलिटिशियंस भी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इस मुल्क को बच्चे बच्चे को रटा रखा है कि हमने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे हासिल किया और ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना। तो हमने यहाँ इस्लाम वाले काम भी कौन से किए हैं? ठीक है, हमें जो है ना नाइट क्लब्स भी चाहिए और हमें इस्लाम भी चाहिए। हमें मॉर्निंग शोज़ भी चाहिए और हमें जो है ना रिलीजियस शोज़ भी चाहिए। हमें जो है वो आप ये कह लें कि
पार्टीज़ और कंसर्ट्स भी चाहिए, साथ साथ हमें सूफ़ी नाइट्स और मुशायरे इस्लामिक महफ़िलें भी चाहिए। तो जब ये चीज़ें साथ साथ लेके चाहिए ना, तो फिर हम सिर्फ एक साइड पे झुकाव नहीं डाल सकते ना कि इस्लामिक रिपब्लिक, फिर हमें पीपल्स रिपब्लिक की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, हमें सेकुलर काइंड ऑफ होना पड़ेगा थोड़ा सा। आई एम नॉट सेइंग कि हम अपना दीन छोड़ दें, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आप नमाज, कुरान, ज़कात या फिर अगर कोई पूजा पाठ करता है वो करता रहे। आई एम जस्ट सेइंग कि हमने ये जो एक लेबल कर दिया ना, इसकी वजह से हमारी सारी मुश्किलात का जो है ना मरकज़ ही ये है कि हमने इस्लामिक रिपब्लिक किया हुआ है, और इसमें इस्लामिक वाले काम फिर हम नहीं कर रहे। हम काम सारे सेकुलर वाले ही करते हैं या फिर प्रो सेकुलर वाले करते हैं, और नाम हमने इस्लामिक रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है जिहादी जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी, कि वो ये कहते हैं कि तुमने नाम इस्लाम रखा हुआ है, तुम इस्लाम वाला कौन सा काम करते हो, मारो इन सबको। रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि हमारी चाहे सिक्योरिटी पर्सनल्स हों चाहे सिविलियंस हों, सभी के ऊपर अटैक होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सुसाइड अटैक्स होते हैं। दूसरा, फिर हमने यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है मदरसे बना दिए हैं, और उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मदरसे से जो बच्चा डिग्री लेकर निकल रहा है और उसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया है इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स के, तो फिर कैसे जॉब्स होंगी? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड वो थोड़ा उसका माइंड रिलीजियस है, तो वो हमेशा उन्हीं को देता रहेगा, पगड़ी वालों को, और जो काइंड ऑफ सेकुलर है वो सेकुलर वालों को ही देता रहेगा। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिवाइडेड है। एक तरफ है वो जो कि जो है ना टोटली मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, मॉडर्न साइंस को लेते हैं, दूसरे जो है वो टोटल इस्लामिक एजुकेशन लेते हैं, और एट वन पॉइंट उनको हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, हम अपने फ़ैसले इंडिपेंडेंटली कैसे करें? कर ही नहीं सकते। मतलब जिन जिन फोर्सेस का इम्पैक्ट आता है मुल्की फ़ैसलों पर, उन सब से हमने पैसे लिए हुए हैं। तो हम कैसे जो है ना किसी बॉडी को ना कह सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हुए हैं जो इस वक्त रशिया के ख़िलाफ़ हैं, और अगर हम रशिया से ट्रेड की बात करते हैं तो हमें फिर हमारी रस्सी खींची जाती है वहाँ से। और ये सब कोई एक टाइम का नहीं हुआ हुआ, इसमें पूरी तरह से इमरान खान भी ज़िम्मेदार नहीं है। नो डाउट उसका 50% शेयर उसका है उस कर्ज़े को बढ़ाने में, लेकिन इनका सब में ही कंट्रीब्यूशन है। आज़ाद होते ही लियाकत अली ख़ान जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो यूएस भागे भागे गए, ताकि करीब सोवियत यूनियन थी। इंडिया ने अच्छी अप्रोच की, वो सोवियत के साथ हुआ, और फिर वो अमेरिका जो 65 के वॉर में हमारी तरफ इंक्लाइंट था, 71 के वॉर में प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स थे उसके, उसके बावजूद आज वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। इट मीन कि हमें ये फैक्ट पीछे नहीं रखना पड़ेगा कि हम इस्लामिक और हम ये हम वो। अगर हमने मुल्क चलाना है तो हमें हर कंट्री से रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, और हमें स्पेस देनी पड़ेगी नॉन मुस्लिम्स को भी अपने कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, स्टिल उन पे अटैक होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अहमदीज़ के व्यूज़ को, उनके अपने मामलात हैं। जो भी वो कहते हैं, वो अपने आप को मुस्लिम्स कहते हैं, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें मुस्लिम नहीं कहता। स्टिल अगर आपने उन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया तो फिर हमें कोई राइट नहीं बनता ना कि हम नॉन मुस्लिम की इबादतगाह पे अटैक करें। और ये हो रहा है, जंग वाली साइड पे चले जाएं या फिर रबवा की साइड पे चले जाएं, वहाँ पे ये कॉमन है बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद की साइड पे। सेम गोज़ फॉर माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदू, सिख, ईसाई हैं, कि उन पे कहीं ना कहीं अटैक होता रहता है। इस मुल्क में रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि फ़लानी जगह पे ये हो गया, फ़लानी जगह पे ये हो गया, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करते हैं, और फिर लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। जब फॉरेनर्स नहीं आएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हम चाहते हैं यह मुल्क ट्रैक पर आ जाए तो हमें बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और उन रिफॉर्म्स को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़े दिल की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो रिफॉर्म्स ऐसी होंगी जिनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशंस का सामना होगा। और जब ऑपोजिशन होती है तो फिर क्लैश होता है, क्लैश होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है।
तो थोड़ा सा हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने अपने हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, मैं ये समझता हूँ। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।